गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 2.4 के बाद में विविध प्रश्नावली कर रहे थे, है ना। तो विविध प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। बस आपके पास, कुछ बच्चों के पास हो सकता है किताब नहीं होगी, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी लास्ट में विविध प्रश्नावली के सारे सवाल दिए थे, वैसे मैं आपको सबसे पहले है ना सारे सवाल बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में उनको हल करेंगे। तो पहला ये जो स्क्रीन पर अभी आपने जो देखे सारे सवाल, अब एक एक करके इनको हल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल कौन सा है वो देख लेते हैं। आपने जो पहले पढ़ा है ना 2.4 तक, बिल्कुल वही काम में आएगा। ध्यान से समझना है सवाल। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। हल संख्या 1 नंबर लिखता हूं मैं। पहला सवाल क्या था कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 9 2 18, बच गया 1 16, तो 8 2 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, 4 2 8, बच गया 1 18 और 9 2 18। फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का लगा के देखो, 3 का भाग लगाते हैं ना, तो इनका अंकों का योग 9 4 13, 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 2 और 3 का नहीं जाता, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग जा रहा है 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। यानी मैं 196 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब ज्ञात क्या करना है, गुणनखंडों की घात जो है उनका योगफल याद करना है। तो इस गुणनखंड की घात 2 है, इस गुणन 7 की घात भी 2 है, तो घातों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो ये लिखा मैंने घातों का योगफल, और वो कितना आ जाएगा, घात कितनी है, 2 की घात है 2 और 7 की घात भी 2, 2 और 2 कितने होंगे 4। यदि यहाँ पे सवाल घुमा के पूछता कि घातांकों का गुणा ज्ञात कीजिए, तो 2 को 2 से गुणा करके लिख देते हैं ना, इस प्रकार से। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं दूसरा सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को m और n के रूप में लिखा गया है ना। तो हल संख्या 2 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि m दिया हुआ है pq की क्यूब, n दिया हुआ है n बराबर p की क्यूब और q का स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। m और n का महत्तम समापवर्तक बताइए। p और q अभाज्य संख्याएं हैं, p व q क्या है, अभाज्य। तब m और n का अक्षयप ज्ञात करना है। अक्षयप ज्ञात करना है किसका, m और n का। तो हम जानते हैं m और n का अक्षयप ज्ञात करना है, तो जो गुणनखंड कॉमन होंगे वो लेने हैं और उनमें भी निम्नतम घात का। तो m बराबर तो क्या है, p गुणा q की क्यूब, और n बराबर क्या है, p की क्यूब गुणा q का स्क्वायर। तो देखो p दोनों में कॉमन है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, तो अक्षयप में जो कॉमन गुणनखंड होता है वह लेंगे और उसमें भी कम घात वाला। तो p की घात 1 आ जाएगा, गुणा में q भी कॉमन है तो देखो निम्नतम घात वाला कौन सा है, स्क्वायर q का स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, अक्षयप। बस इतना ही ज्ञात करना है आप। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 95 और 152 का अक्षयप ज्ञात कीजिए। 95 और 152 ये दो संख्या दे रखी है और आपको क्या ज्ञात करना है,
HCF ज्ञात करना है 95 और 152 का। कर सकते हो। HCF ज्ञात करने की हमने दो विधियां सीखी थी, और एक विधि कौन सी थी, यूक्लिड विभाजन द्वारा भाग दे के सीधा HCF ज्ञात कर सकते हो, और दूसरा गुणनखंड द्वारा। खुद करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM में एक संबंध लिखवाया था, उसके आधार पर होना है ये सवाल। देखिए हल संख्या 4, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1080। उनका HCF 30 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणा दे रखा है, HCF दे दिया 30 और LCM ज्ञात करना है। तो देखो HCF, LCM और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये चारों किस सूत्र में आते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणा, ये हम जानते हैं, सबसे पहले बताया था मैंने आपको। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता, ये सूत्र है, हम जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो संख्या होती है ना, A गुणा B बराबर, ऐसे भी लिखते हैं HCF गुणा LCM। अब देखो सवाल में किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दो तो संख्याओं का गुणा दे दिया, HCF दे दिया, LCM पूछ लिया, या दो संख्या दे दी, उनका LCM दे दिया, HCF पूछ लिया, या दो संख्याओं का HCF LCM दे रखा है, एक संख्या दे दी तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दो। इस प्रकार के सारे सवाल इसी सूत्र से होने हैं। तो 4 वैल्यू है, दो संख्या और HCF LCM है, तो 4 में से आपको 3 के मान देंगे, चौथे का मान आपसे पूछेगा तो वो बताना है। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मान लिख सकता हूँ 1080 बराबर की जगह बराबर HCF दिया है 30 और LCM मेरे को ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको एक तरफ और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ रखते हैं। तो देखो 1080 LCM ज्ञात करना है, तो इधर LCM ही रख लेता हूँ। 30 गुणा में गुणा वाली संख्या का पक्षांतन करेंगे तो भाग में 0 से 0 कट गया। अब भाग लगा दो, 3 तिये 9 और 6 तिया 18, LCM आ गया कितना, या ऐसे भी लिख सकते हो LCM बराबर है 36। ये था आपका चौथा सवाल। इस प्रकार के दो सवाल और आएंगे विविध में। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, आप ध्यान से लिखने का तरीका देख लीजिए। प्रत्येक सवाल हमने जो 2.4 तक सीखे हैं उसी प्रकार के सवाल है। पांचवा सवाल कह रहा है हल संख्या 5 नंबर। आपको एक संख्या दी हुई है कि 441 बट्टा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात है 7 गुणा 7 की घात है 2 का दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, आवर्ती है या अशांत अनावर्ती, इस प्रकार से बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम देखते शांत है या अशांत है। ये देखने के लिए क्या करते हैं, हर को देखते हैं 2 और 5 के रूप में है या नहीं है, इस प्रकार से, है ना। तो ये कैसे आएगा कि यदि संभव है तो हम काटने की कोशिश करेंगे। 2 और 5 के अलावा जो भी गुणनखंड है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा लगा के देख लो। 441 में 7 की स्क्वायर है ना, तो पहले 7 का भाग लगाते हैं, फिर 7 का और लगाएंगे। तो 7 6 42 बच के 2 7 21, बिल्कुल कट रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 441। देखो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात है 7, स्क्वायर को मैं 7 गुणा 7 लिख सकता हूँ। 7 के पाड़े से ये काट दिया, 7 6 42 बच के 2 7 31 और 9 7 63। तो इस संख्या को सरल किया तो क्या आ गया, 9 बट्टे 2 की घात
2 गुना 5 की घात 7। अब देख लो दी गई संख्या का हर 2 की घात m गुना 5 की घात n का रूप का हो गया, और इस रूप का यदि हर है तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। यदि किसी संख्या के हर को 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है तो वो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दशमलव प्रसार ही बताना है, तो चूंकि इसका हर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है या नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। ये इसका कारण हो गया। तो ये था आपका 5वां सवाल। 6ठा सवाल क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार का है। कि 43 बटे एक संख्या दे रखी है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब संख्या के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंक के बाद में अंत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार बता देते हैं, फिर दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे ये बताना है हमें। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 की घात को बराबर करते हैं। तो 5 की घात तो 3 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। अब 2 की घात 3 करनी पड़ेगी। 3 करने के लिए क्या करते हैं, 2 की घात 1 से नीचे गुणा करवा दिया, और नीचे गुणा करवाए तो ऊपर भी गुणा करवाना पड़ेगा। 2 की घात का 1 का मान होता है 2 ही, 2 से 43 को गुणा करवाओ 6, 4 2 8, ये बन गई। जब आधार समान होता है तो घातें जुट जाती है। 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। अब वही दशमलव प्रसार लिखना है, होल घात आ जाएगी 2 गुना 5 की घात 3 होल घात 3 आ जाएगी, और ये आ गया 86 बटे 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 है, यानी दाईं ओर से 3 अंकों के बाद में दशमलव लगना है। तो ये 1 अंक, ये 2 अंक, ये तीसरा अंक, ये दशमलव, तो यही बताना है। अतः दशमलव के बाद कितने अंक के बाद में अंत होगा, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, ये लिख सकते हो आप। अतः दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, या दशमलव के बाद में 3 अंकों तक भाग जाएगा। इस प्रकार से बहुत सरल है, ये काम किया आपने पहले भी। आगे बात करते हैं 7वां सवाल क्या कह रहा है। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या आ जाए। हल संख्या 7, आपको एक संख्या दे रखी है √27। आपको कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको √27 से गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या आ जाए, यानी 1 2 3 इस प्रकार की संख्या आ जाए। तो एक बच्चा कहता है सर √27 से गुणा करवा दो। अच्छा भैया, √27 को √27 से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है, 27 आता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, पर क्या √27 सबसे छोटी है, क्या इससे छोटी और संख्या नहीं है? तो ये देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले √27 के मैं गुणनखंड कर लेता हूं। 27 के गुणनखंड कैसे होंगे, 3 का भाग जाता है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग गया 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग है 1 बार, ऐसे जाता है। यानी 27 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3। अब रूट का मतलब वर्गमूल है, वर्गमूल यानी 2 अंकों का जोड़ा बनेगा और एक समूह का 1 अंक बाहर आता है, यानी 3√3 लिख सकता हूं। अब बताओ इसको किस संख्या से गुणा करूं कि पूर्णांक बन जाए, प्राकृतिक संख्या बन जाए, है ना। तो अब देखो रूट हटाना है तो केवल √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ √3 छोटा, √27 छोटा, तो √3 छोटा होगा। तो बिल्कुल क्या है कि √27 को या ऐसे लिख सकते हो 3√3 को सबसे छोटी संख्या किससे गुणा करेंगे, √3 से गुणा करने पर है
गुणा करने पर। तो देखो 3√3 को मैं √3 से गुणा करता हूँ तो कितने आते हैं, 3 गुणा √3 का √3 से गुणा 3 बराबर 3 3 9। 9 एक प्राकृतिक संख्या होती है ना इस प्रकार से। तो बताओ सबसे छोटी किस संख्या से गुणा करवा रहे हैं, √3 से गुणा करवा रहे हैं। ये आपका 7वां सवाल। तो √27 को √3 से गुणा करवाने पर भी वो एक प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। ये थे आपके 7 सवाल। आगे बात करते हैं 8वें सवाल की। यदि दो परिमेय संख्याओं के HCF और LCM बराबर है, हल संख्या 8 दिया है, दो संख्याओं के HCF और LCM बराबर, यानी HCF बराबर दे रखा है LCM, तब संख्याएं किस प्रकार की होगी। यह तभी संभव होता है जब दोनों संख्याएं समान हों। आई बात समझ में। तो इसका ये इतना ही है। अब 9 नंबर सवाल दे रखा है कि हल संख्या 9। अब देखो क्या दिया हुआ है, मैं ध्यान से सुनेंगे, वैसे आपने देख लिया, एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि a और 18 का LCM 36 है। दो संख्या है, एक है a और एक है 18। इन दोनों का LCM दिया हुआ है और वो LCM कितना दिया है, 36। यानी दो संख्या दे दी, a का LCM दे दिया इन दोनों संख्याओं का। और क्या दिया हुआ है, और a और 18 का HCF। अच्छा, LCM और HCF दोनों दे रखा है a और 18 का। वो कितना दिया है, HCF 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। अरे भैया इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि एक तो दो संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है और HCF LCM दिया हुआ है और एक संख्या पूछी है। तो चूंकि हम जानते हैं दो संख्या मान लेता हूं a और b है, तब उन संख्याओं का गुणा और इन संख्याओं के HCF और LCM का जो गुणा होता है ये बराबर होता है ना। तो देखो a की जगह a दिया हुआ है, b यानी दूसरी संख्या कितनी दी है, आपको 18 दे दी, इनका HCF दे दिया 2, LCM दे दिया 36। मान किसका ज्ञात करना है, a का। तो एक को तो एक तरफ रखेंगे, साथ में जो भी संख्या होगी उसका पक्षांतरण करते हैं। संख्या अब गुणा में है, तब जो संख्या गुणा में होती है वो पक्षांतरण करने पर भाग में जाती है। अब देखो a बराबर 2, 18 का भाग 36 में पूरा पूरा जाता है 2 बार, तो 2 गुणा 2 4। तो a का मान कितना आ गया, 4। तो मैंने बताया था ना अभी कि यहाँ पर दो संख्या होती है, HCF LCM होता है। एक संख्या देके और HCF LCM देके दूसरी संख्या पूछी जा सकती है। अभी हमने जो डिस्कस किया था कि इस सूत्र पर आधारित कितने प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो इस प्रकार से ध्यान से जो दिया हुआ है वो लिखिए, जो ज्ञात करना है वो लिखिए, आपको पता चल जाएगा सूत्र कौन सा लगना है। बहुत सरल है। अच्छा, एक नया सवाल आया है, ये सवाल मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 नंबर। आप कहोगे नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगा। यदि n प्राकृतिक संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या है, मैं इतना ही लिख देता हूं, तब 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए प्राकृत संख्या है, n का मान यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी ले लीजिए। मैं यदि मान लेता हूं कि n का मान 3 है, तब इसमें मान रखो 6 की घात 3। चलो पहले 1 से शुरू करते हैं। यदि n बराबर 1 लेऊं तब 6 की घात 1 गुणा माइनस 5 की घात 1, यानी 6 की घात 1 का मान 6 माइनस 5 बराबर 1 आ रहा है। ठीक है। n का मान यदि 2 लेऊं तब
6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 बराबर है 36 माइनस 25। केवल इकाई का अंक 6 में से 5 घटाया 1 आ रहा है। अच्छा n का मान 3 ले तब 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 36 36 6 का स्क्वायर 36 36 को 6 से गुणा कर लो 36 हासिल 3 6 3 18 और 3 है 21 216 माइनस 5 की क्यूब 125 6 में से 5 घटाओ 1। प्रत्येक बार इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी जब n प्राकृतिक संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा 1 आएगा। आगे बात समझ में। ये था अपना 10वां, इतना ही है सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं है। इकाई का अंक ज्ञात करके बताना, बाकी लिखेंगे आप खुद। यदि किसी की समस्या लिखने में तो वो पूछ लेगा, कमेंट करके बता सकता है। अब बात करते हैं 11 नंबर सवाल। बहुत ही सरल है, जो मैंने यहाँ पे एक नियम लिखवाया था बिल्कुल वही है। ये कह रहा है कि P/Q एक परिमेय संख्या है। Q का मान कभी भी क्या नहीं है 0 नहीं है, और दशमलव प्रसार क्या है इसका शांत है। एक मिनट। P/Q एक क्या है परिमेय संख्या है, और जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, यहां पे लिख देता हूं शांत दशमलव प्रसार है। तब ज्ञात क्या करना है Q पर प्रतिबंध। अब ये क्या होता है सर, अरे प्रतिबंध का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है Q, यानी हर हो गया नीचे वाली संख्या, तो हर पर प्रतिबंध यानी हर किस प्रकार का होगा। तो बताओ कि यदि परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार है तो उसका हर किस प्रकार का होता है 2 की घात m गुना 5 की घात n। इसका रूप का होगा कि नहीं होगा, ये Q पर प्रतिबंध होगा, यही प्रतिबंध, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो P/Q एक परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, तब Q पर प्रतिबंध। तो Q को 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में, या ऐसे लिख सकते हैं Q 2 की घात 5 गुना 5 की घात n के रूप में होगा। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो इस प्रकार का ही होना है, ठीक है। ये Q का प्रतिबंध हो गया। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कुछ भी नहीं, ये हमने पढ़ा है, बाकी गलतियां कर देते हो आपकी। अब ये प्रतिबंध क्या होता है, तो कुछ नहीं है प्रतिबंध। आगे बात करते हैं 12 नंबर सवाल, हल संख्या 12। ये क्या कह रहा है कि सरल करके बताना है कि 2√45 प्लस में 3√20/2√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको सरल करके हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सरल करने के लिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये अभाज्य है, सारे अभाज्य पड़े हैं, केवल हम गुणनखंड कर सकते हैं 45 और 20 के। तो मैं 45 के गुणनखंड करके लिख दूंगा, 20 के गुणनखंड करके लिख देता हूँ। यहाँ पर 45 के यदि गुणनखंड करूँ तो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का, 5 + 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, यानी 45 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। 20 में गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से आ रहे हैं ना। तो मैं किस प्रकार लिख रहा हूं कि 2 की जगह 2, रूट की जगह रूट, 45 की जगह 3 गुना 3 गुना 5 आप भी लिख सकते हो। प्लस में 3 की जगह 3, रूट की जगह रूट, 20 की जगह 2 गुना 2 गुना 5। बट्टा में क्या है 2√5। अब रूट में देखो
दो अंकों का समूह बन रहा है तो एक समूह का एक अंक बाहर आ जाता है, तो 2 गुणा 3 बाहर आ गया, तो रूट में क्या बचा, केवल 5 बच गया। इसी प्रकार से प्लस में 3, ये 2 बाहर आ गया तो रूट में बच गया 5 और बट्टा में क्या है 2 रूट के 5। अब ये आ गया 6 रूट 5 प्लस में 6 रूट के 5 बट्टा में 2 रूट के 5। अच्छा 6 और 6 कितने हो गए 12 रूट 5, 12 रूट के 5 बट्टा में 2 रूट के 5। सरल करना, रूट 5 से रूट 5 गया, भाग गया 6 बट्टा 1, 12 में भाग जाता है 2 का 6 बार, या 2 के पाड़े से करते हैं 6 बार और 1 बार, 6 बट्टा 1। अब बताओ पी बट्टा क्यू के रूप में है या नहीं है, बिल्कुल पी बट्टा क्यू के रूप में है। तो ये परिमेय संख्या हुई है परिमेय, जो पी बट्टा क्यू के रूप में होती है वो सर परिमेय संख्या होती है। तो आई बात समझ में, अतः आप लिख सकते हो दी गई संख्या परिमेय संख्या है। दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो ये थे